हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में और सबसे पहले मैं सुधीर कुमार गुप्ता शांति निकेतन इंटर कॉलेज से अकाउंट्स का अध्यापक। तो आज हम बिजनेस स्ट्रेटेजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो व्यावसायिक बातें हैं उसके बारे में क्या क्या स्थितियाँ हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले बताया है आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो बिजनेस का जो व्यावसायिक है अध्ययन है उसकी क्या आइडेंटिटी, क्या पहचान है। एक्सप्लेन फीचर्स, मैट्रिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको बताया जाएगा उसकी लिमिट क्या है, मैट्रिक्स यानी किस तरह से हम उसको लीड करते हैं, क्या चीज़ आगे कितना कैपिटल चाहिए, क्या है, ये सब इसमें बताई जाएंगी। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉरियस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर बताएं जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अलग अलग डिफरेंसेस बताए हैं। डिस्कस फैक्टर ऑफ डिटर्मिनिंग चॉइस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, बिजनेस करने से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर मिलते हैं, किस चीज़ के लिए, वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। ये तो हो गया इसका फाइनली जो इसमें बताया जाएगा चैप्टर में, इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में एक और है, देखिए क्या दिया इसमें। इफ़ वन इज़ प्लानिंग इज टू स्टार्ट द बिजनेस और इट इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लेन and exciting ones and important decisions related to the choice of form organization, the most opportunate from a determined by the weighting the advantage and disadvantage each type of organization against one requirement। तो देखिए इसमें कह रहे हैं वन ऑफ द, सबसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या क्या करते हैं कि इंटरेस्ट इन द एक्सपेंडिंग एंड एक्साइटिंग वन, कि आप किस में इंटरेस्टेड रखते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और एक ऐसा मुख्य हमको निर्णय करना होता है जिसमें हमारी निश्चित लाभ और हानि और निश्चितता, यानी हमारी कठिन परिश्रम को लगाकर जो उस कार्य को करने की क्षमता बनी रहे, उसके लिए हमें लाभ हानि का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस बिजनेस में हानि होगी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। लाभ हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लाभ हानि को बोलते हैं। टाइप ऑफ किस अंगेज द वन रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वॉरियस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन वे इंक्लूड। देखिए, कई प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उनके लिए हमारी चॉइस होती है। पहला होता है ए सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जिसमें आप खुद ही मालिक बनते हैं। एक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक होता है जॉइंट फैमिली हिंदू का बिजनेस होता है, और एक पार्टनरशिप में होता है। सोल प्रोप्राइटर आप खुद ही अकेले हैं और खुद ही उसके मालिक हैं। उसके बारे में चलिए एक एक करके इसमें जानते हैं क्या होता है। सोल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डू यू ऑफन गो टू ए इवनिंग टू बाय द रिगार्ड्स पेन, चार्ट, पेपर, etc। कह रहे हैं आप जब शाम को घूमने निकलते हैं तो ये खरीदते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, पेन खरीदने जाते हैं, पेपर खरीदने जाते हैं, और कोई भी बहुत सारी बातें होती हैं वो खरीदते हैं। तो वेल इन ए ऑल प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ योर ट्रांजेक्शंस you have the incorporated the sole proprietor। Sole proprietor is a proper form of the business organization and the most suitable form of the small business। देखिए, सोल प्रोप्राइटर एक स्मॉल बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस, जो हम पेन पेंसिल का जो दुकानें होती हैं, ये छोटी छोटी दुकानें हैं, उसके हिसाब से है। सोल प्रोप्राइटर रेफर टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन। देखिए, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि आप उसके खुद मालिक होते हैं। जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, स्टेशनरी की दुकान, परचून की दुकान, ये सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। जब भी इसमें लिखा है कि आप सुबह इवनिंग वॉक पे चलते हैं शाम को, तो आप दुकानों पे पेन पेंसिल वगैरह खरीदते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन विच वन द ऑनेस्ट मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एन इंडिविजुअल हु, देखिए इसमें कंट्रोल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब है सेल्फ, यानी अपना ही एक इसका दायित्व होता है। दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द टर्म्स इटसेल्फ, द वर्ड सोल एम्पायर्स ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर टू द ओनर। देखिए सोल का मतलब होता है ओनली, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली अकेले एक मालिक होना, सोल माने ओनली है एक केवल, और प्रोप्राइटरशिप तो ओनर यानी मालिक है, आप अकेले ही मालिक हैं उसके, जैसा कि मैंने बताया आपको। हैंस द प्रोप्राइटरशिप इज ओन हु आर द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, वही अकेला बिजनेस होता है, मालिक होता है। अब उसके फीचर्स हैं, फीचर्स क्या है उसके, ये हैं साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स, देयर इज एन इट इज सेपरेट लॉ दैट govern sole proprietorship, hardly any legal formalities required to start the sole property business through, and some cases the may be require the license choose। देखिए जब हम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो उसके लिए कुछ लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, सरकार द्वारा मान्यता भी करनी पड़ती है। सेकंड है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है, यानी आप दायित्व क्या है आपके। सोल प्रोप्राइटरशिप हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटी दायित्व क्या होते हैं, लाइबिलिटी यानी आप उसका कर्तव्य क्या आपके प्रति, आप क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं, बहुत होता है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आप अकेले ही इंडिविजुअल उसके मालिक हैं, ओनर हैं, इसलिए सब लाइबिलिटीज आपकी हो गई। कौन कौन सी हैं, रेस्पॉन्सिबल पेमेंट, आप किसी आपका कोई कर्जदार है तो उसका पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट ऑफ द डेटर्स इन केस ऑफ एसेट्स बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेबिट एज सच ओनर्स पर्सनल प्रोसेशन सच एज हर द पर्सनल कार एंड अदर एसेट्स। देखिए ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि लाइबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है, किसी का पेमेंट करना है तो आपको करना है, माल आप मंगाना है तो आपको करना है, और रिस्क भी, you open a business when you have total responsibilities to start the business, losses and risks। फिर आ गया सोल रिस्क, देखिए रिस्क के बारे में बता रखा, मैंने आपको बताया रिस्क भी आप ही का होता है, एंड प्रॉफिट रेस्पेक्ट, अगर लॉस होगा तभी आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका ही होगा, और रिस्क तो है ही है, मैंने बता दिया आपको। फिर है नो सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ ऑफ नो डेस्टिनेशन टू distinction is made between the sole traders and the business, as business do not have the an identity separate from the owner is therefore hold the responsible all her activity। देखिए सभी एक्टिविटीज का जो रेस्पॉन्स जिम्मेदार आदमी होता है कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो। फिर लेक ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी भी बनानी रखनी, देयर इज द डेथ, क्या पता आपको जेल हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो उसको कंटिन्यू भी रखना बहुत ज़रूरी है, आगे कोई ना कोई आपका उत्तराधिकारी या आपका रेस्पॉन्सिबल पर्सन उसको लीड करेगा। फिर है क्विक डिसीजन मेकिंग, देखिए इसमें क्या है सोल प्रोप्राइटर में आपको क्विक डिसीजन, क्योंकि यू टेक इट सेल्फ डिसीजन एट द मेन टाइम, तो आपको साथ के साथ ही डिसीजन लेने होंगे। फिर एक कॉन्फिडेंटली एंड इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कॉन्फिडेंटली यानी उनको आपने संभाल कर रखना है, इट मीन्स कहीं बाहर लीक ना हो जाए, बिजनेस की कुछ बातें होती हैं। फिर है डायरेक्ट इंसेंटिव, ए सोल प्रोवाइडर डायरेक्टली रिकैप्स द बेनिफिट्स, देखिए जो प्रोवाइडर होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट उसे ही मिलते हैं सारे, ठीक है। फिर है स्किन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इरेज ऑफ फॉर्मेशन, देखिए ये सारी बातें जो हैं सब जितनी लिमिट के बारे में देखिए। नॉर्थविद वॉरियस एडवांटेज, द सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन, सम आर मेजर लिमिटेशन प्रोग्रेसिव आर द फॉलोज। देखिए लिमिट भी होनी जरूरी है, ये नहीं है कि आप प्रोप्राइटर हो गए तो कितना ही किसी भी चीज़ को
फालतू में बेचेंगे, पैसा फालतू लगाएंगे। नो, आपकी जो कोई भी वस्तु है, जो आप बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिक्स प्राइस या कंपनी से जो प्राइस है वही आपको सेटल करने होंगे। तो उसमें पहली लिमिट किसकी है? लिमिट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोवाइडर लिमिट टू हर एंड हर पर्सनल सेविंग एंड बोरोज फ्रॉम द अदर्स। कह रहे हैं देखिए इसकी लिमिट, पहली लिमिट क्या बताइए ना, बैंकों से। बैंकों से भी एक लिमिट होती है कि आपको कितना लाइबिलिटीज़ आपकी हैं या कितना आपको बोरोज यानी उधार देंगे, ये सब बातें लिमिट होती है। नेक्स्ट है लिमिट लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। द सोल प्रोवाइड्स ए बिजनेस ओनर्ड ऑफ कंट्रोल बाय द वन मैन शो डेथ इंस्टेंटली, इम्प्रिजमेंट या जेल हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो बैंक्रप्सी ऑफ ए प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस कैन बी लीड द क्लोजर। अगर वो मर जाता है, जेल हो जाती है, तो उसके बिजनेस पे असर पड़ता है, ये बातें होती हैं। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये तो मैं आपको बता चुका, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत ही सारे उसके कर्तव्य हैं, यानी सब चीज़ का जिम्मेदार वही है। लिमिटेड managerial ability. The owner has to the assume of the responsibility wired multiple task such a purchasing, selling, financing। इन खरीदने में, बेचने में और उधार लेने में, फाइनेंस करने में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती हैं? इनमें भी एक लिमिट होती है और एक एबिलिटी होती है। उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप उसे परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं, यानी बेचना, खरीदना और लोगों को उधार भी देना, फाइनेंस करना। फिर आ गया जॉइंट। अब है दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिलीज। जॉइंट हिंदू फैमिलीज क्या होती हैं? अभी तो सोल बताया क्योंकि सोल में अकेला मालिक होता है। जॉइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इंडिया। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिलीज क्या होती हैं? बिजनेस चला आ रहा है, उसके बाद उसका बेटा चलाएगा, उसका छोटा बेटा चलाएगा, इस तरह जो बिजनेस चला आ रहा है, घर में ही चलता हुआ आ रहा है, उसे बोलते हैं हिंदू फैमिली। लिखा है देखिए इसमें, ये मैंने समझाया था आपको। कह रहे हैं इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। कह रहे काफ़ी समय से चला आ रहा है इन द कंट्री, ये भारत में ही है ऐसा। इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेंडर द बिजनेस ओनर्ड ऑफ कैरिड बाय द मेंबर्स। कह रहे हैं अगर एक मेंबर खत्म हो गया तो दूसरे को कैरी फॉरवर्ड यानी चला जाता है। एंड हिंदूज अनब्लेड फैमिली इट्स गवर्न बाय द हिंदूज लॉ। ये हिंदूज लॉ है, उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। एंड बेस द मेंबरशिप ऑफ बिजनेस इज ब्रीथ इन द पर्टिकुलर फैमिलीज पर लगातार जाता रहता है। इसके फीचर्स क्या हैं? द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ हाईलाइट्स द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिलीज। ये इसके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो करेक्टर स्केच मतलब उसके बारे में होते हैं, जो हिंदू फैमिली बिजनेस में ही होते हैं। फॉर्मेशन क्या दिया इसका? फॉर ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एट लीस्ट 2 members in the family and ancestral property of the inherited by them. The business do not require any agreement of membership with the birth its arranged the Hindus Success Act of 1956। यानी 1956 के तहत यदि कोई बिजनेस चला रहा है तो वो सारा बिजनेस ऑटोमेटिक उस जो उसका उत्तराधिकारी है उस पर ही चला जाएगा। Liability, the liabilities of the member except the कर्ता is limited, कर्ता नहीं सॉरी कर्ता है, कर्ता limited their share to co-pregnancy ये presence of property of the business। the कर्ता however the unlimited liability, जो कर्ता होता है, जो मालिक है उसका, उस पर अनलिमिटेड यानी असीमित दायित्व होते हैं। उसके बाद कंट्रोल द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस विद लाइज विद द कर्ता, कर्ते पे डिपेंड करता है। द टेक्स ई टेक्स ऑल द डिसीजंस, वो सभी डिसीजन अपने आप में ले पूरा करता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया ये सब क्या है, ये हिंदू फैमिली है। उसके बाद लास्ट है पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप में क्या होता है? अब पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप में क्या है? द innate disadvantage of the sole proprietorship in the financing and managed explaining business proved that the way of partnership as a valuable option
पार्टनरशिप सर्व द एन आंसर टू बी नीड द ग्रेटर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वरे। देखिए सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में जो लिमिट ऑफ लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपस में डिवाइडेड होती हैं, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन, यानी कम से कम पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं। पार्टनरशिप हैव मिनिमम 2 persons and 2 persons have equal liabilities to lead the बिजनेस। तो बिजनेस के लिए उसकी लाइबिलिटीज जो हैं इक्वल होती हैं। फीचर क्या होता है, डिटरमाइन गिव द वो पॉइंट ऑफ फॉलोइंग मेजर करेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप बिजनेस। और देखिए फीचर में क्या है, आपको मिलकर ये चलाना होता है। फॉर्मेशन क्या है, द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बाय द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 के अकॉर्डिंग ये लीड करता है। और इसमें सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाती हैं। लाइबिलिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिस्क भी दोनों का ही होता है। रिस्क है, रिस्क समझ रहे हैं। तो when the two person when a partnership start a business, risk are divided into equal parts. Some parts are given one partner and then other partner. तो यही सारी इस बातें बताई गई हैं इसमें, और आप इसे रीड करेंगे अच्छी तरह से। मैंने तो इसकी हेडिंग्स के बारे में बताया है। तो देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप आर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। कह रहे पार्टनरशिप आर लाइबल टू रीपे द डेबिट व्हेन द, देखिए अगर कोई डेबिट्स हैं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज तो हैं, दोनों को पे करनी पड़ेंगी। ये नहीं है एक ही पे करके चला जाएगा दूसरा पे नहीं करेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आर ऑन 2 persons। यही सारी बातें हैं इसमें। टाइप ऑफ पार्टनर्स, ये देखिए टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं इसमें। एक होता है एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग जॉइंट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय द एस्पोडल और पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट। ये पार्टनर के टाइप हैं। टाइप ऑफ द पार्टनर लर्न करना है, पेज नंबर है 37, ये आपका होमवर्क में है, पेज 37। रीड इट, पढ़ाई करनी है आपको इसकी, क्या क्या चीज़ किस में दिया है, शेयर कितना होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, लाइबिलिटी है किसकी कितनी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होती है, कोई भी बिजनेस करेंगे आप लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही होगी। चलिए अब है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप जस्ट अब है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। पार्टनरशिप के 2 फैक्टर्स होते हैं बेसिक, ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी, कितनी लाइबिलिटी है और कितना समय है। यानी पार्टनर टाइप ऑफ पार्टनरशिप 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, कितना समय है और कितनी आपकी लाइबिलिटी है, उस पर डिपेंड करती है। क्लासिफिकेशन तो बेसिक ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप में एक विल होती है, विल यानी वसीयत कहते हैं जिसे, यानी द टाइप ऑफ पार्टनरशिप exceed the will of the partner, it can continue the long of the partner want to the limited terminated when any partners give the notice। यानी मान लीजिए कोई पार्टनर किससे अलग हो रहा है तो वो क्या करता है, सबसे पहले नोटिस देता है कि मैं इससे अलग हो रहा हूँ और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको क्लियर करता है, उसके बाद वो उससे अलग हो सकता है। तो यही है इसमें। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ए पार्टनर इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर फॉर द अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर एंटर टू द पार्टनरशिप, ए क्लियर एग्रीमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एक्सेप्टिंग ये कंसर्निंग। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसके द्वारा हम एक बिजनेस को चलाते हैं और उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसके जितने भी वर्क होते हैं वो एक साथ करते हैं।
उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। देखिए पार्टनरशिप डीड, व्हेन वी स्टार्ट ए पार्टनरशिप वी कंपलसरी, देखिए रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर द पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप में कंपलसरी होना इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के आपके झगड़े ना हो, वरना झगड़े होते हैं किस हिसाब से क्या प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। तो इसमें जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको क्या चाहिए, दोनों पार्टनर्स का नाम चाहिए, उनकी उम्र चाहिए, किस उम्र में है वो, प्लस जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, और प्लस आपके पास उसके लिए कैपेबल कैपिटल है या नहीं, यानी कैपिटल आपके पास है या नहीं जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म होता है, लोकेशन ऑफ द फर्म देते हैं, नेम नाम होना चाहिए, कहाँ आप उसे खोलना चाहते हैं ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑर्डर पैलेसेस वेयर इज द कैरीज बिजनेस, कहाँ आप बिजनेस करना चाहते हैं वो भी लिखा होना चाहिए। द डेट व्हेन यू पार्टनर ज्वाइन, आपका जो पार्टनर ज्वाइन हुआ उसकी डेट होनी चाहिए उसके अंदर। नेम एड्रेस होना चाहिए पार्टनर का, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने साल तक चलनी है ये भी लिखा होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है पार्टनरशिप में कंपलसरी होती हैं। अगर आप इनको आप पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाएंगे तो आगे चल के आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, द वर्ड कोऑपरेट मीन्स वर्किंग टुगेदर। देखिए कोऑपरेट का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, इसका मीनिंग होता है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कुछ लोगों का एक समूह होता है, हुज द ज्वाइन द टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, उनका मोटिव क्या होता है, लोगों की सहायता करना, लोगों की सहायता करना। वेलफेयर सोसाइटी जो होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका है लोगों की हेल्प करना। और देखिए दे आर ड्रोन बाय द नीड्स, वो ड्रोन करती हैं, दे ड्रोन द नीड्स विद द सम इंटरेस्ट टू फेस ऑफ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पर पैसा दे देती हैं। तो ये सब क्या है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पहली है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेट सोसाइटी, थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिंग सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सारी सोसाइटीज़ होती हैं जो अलग अलग जगह खोली जाती हैं। जैसे पहली क्या दे रखी है आपको, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये किसके बीच होती है, इसमें मेंबर बनाए जाएंगे, और किसमें मेंबर बनाए जाएंगे, कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी आर फॉर्म्ड ए प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं उनके साथ मिलकर एक सोसाइटी बनाई जाती है। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेट, these societies are set up the protect of interest of small प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे माल बनाने वाले होते हैं वो भी अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। फिर तीसरी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर इन द सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है, उस सोसाइटी के अंडर हम काम करते हैं और किस चीज़ को कहाँ पर सेल करना है ये सोसाइटी हेल्प करती है। फार्मर्स कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, दिस सोसाइटी एस्टेब्लिश टू द प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर बाय द प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट ऑफ रेस्पॉन्सिबल कॉस्ट।
यानी अगर सोसाइटी बन जाती है फार्मर की तो उन्हें सामान जो है यानी उनका जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वर्क है उसमें हेल्प करती है हमारी। एक होती है क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी। क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी आर द एस्टेब्लिश द प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट रिस्पॉन्सिबल, यानी ये मेंबर जो होते हैं उसको उनको उधार देने यानी उनके लिए लाइबिलिटीज बना देती है यानी लोन देती है स्मॉल इंटरेस्ट पर। फिर एक कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज आर द एस्टेब्लिश टू हेल्प द पीपल विद लिमिटेड इनकम ऑफ कंस्ट्रक्ट हाउस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट। ये घर बनाने के लिए पैसा दे देती है, हाउसिंग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब ये और बहुत सारी हैं, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये हम बाकी का कल बताएंगे। तो देखिए आप इसको रीडिंग करिए और रीडिंग करने के बाद इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं देखते हैं हम, जो हमने इसमें बता दिए हैं वही आपको करने हैं। इसमें करने हैं आपको लॉन्ग आंसर में करने हैं, लॉन्ग में करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट करना है आपको फर्स्ट और सेकंड दो करने हैं और शॉर्ट में आपको करने हैं 1 2 3। 1 2 और 4 शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 2 और 3 और नहीं 3 नहीं करना, 1 2 4, 1 2 4 ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है और आपको फेयर कॉपी में करना है इसको और करा कर कॉपी चेक करानी कर। चलिए इस तरह से ये चैप्टर हमारे कुछ पूरा हो गया और बाकी का रह गया हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।